गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाओ चैट बॉक्स पे। Good morning, sir. Morning, sir. Good morning everyone. Please mark your attendance in the chat box. Good morning. Good morning. Mark your attendance in the chat box, beta. Quickly. And please turn off your mic. अंश शर्मा एंड सिमरन चौधरी, बेटा माइक ऑफ कर लो अपने। Okay, sir. ओके बेटा, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, उस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? No, sir. नो सर। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, जो ट्रेन स्पीड से रिलेटेड है। और बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार आया हुआ है, जहाँ पे आपको स्पीड और डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करके आपने इक्वेशन फ्रेम करनी है। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो इसमें आपने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को अच्छी तरीके से समझना है कि हाउ स्पीड इज रिलेटेड टू टाइम, हाउ डिस्टेंस इज रिलेटेड टू स्पीड एंड टाइम, एंड हाउ will you get benefit from the relationship of speed, distance and time। तो उस रिलेशनशिप को यूज करके बेटा, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशनशिप को यूज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। ठीक है, तो स्पीड सबको पता है, स्पीड किसके इक्वल होती है बेटा? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस upon टाइम। ओके, एंड टाइम किसके इक्वल होता है बेटा? सर स्पीड इनटू डिस्टेंस। Speed into distance। Okay, again I am asking, time किसके इक्वल होता है बेटा? Distance upon speed. Distance upon speed। Okay, and distance किसके इक्वल होता है बेटा? स्पीड अपॉन Speed into time. Speed into time। स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बेटा, तो वन थिंग, स्पीड जो होती है दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जो टाइम होता है बेटा दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया और किस स्पीड से आपने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपका कितना टाइम यूज हुआ होगा वो आपको पता लग जाएगा। सिमिलरली डिस्टेंस जो होता है बेटा दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे जो हम रिलेशन यूज करेंगे वो रिलेशन होगा बेटा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज करेंगे कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड को कैलकुलेट करके हमें मिलता है। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस, एक यूनिफॉर्म स्पीड मींस उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर ट्रेन ने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट किया था तो उसकी वही स्पीड रही थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, और उसने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरे केस में वो कह रहा है कि अगर स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जाए, अगर वही स्पीड जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी उस स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए, तो उससे टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 आवर लेस लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा उसे डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है बेटा, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी? फर्स्ट केस में उसने कहा कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, अगर हम उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज कर दें तो उसकी जो टोटल जर्नी का टाइम होगा वो 1 आवर लेस हो जाएगा, 1 आवर कम हो जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड क्या है वो आपने फाइंड करनी है।
तो मान लेते हैं बेटा लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है उन्होंने, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर का। तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसका जो टाइम लगेगा उसको T1 मान लो बेटा। ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है और ट्रेन ट्रेवल कर रही है और जो उसका डिस्टेंस कवरिंग है वो 360 किलोमीटर है। तो टाइम हमारा क्या होगा, टाइम जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटा, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मेरा T1 आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम कि जो टाइम होता है बेटा हमारे पास दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके बाद सेकंड केस में अगर हम उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो न्यू स्पीड जो उसकी हो जाएगी न्यू स्पीड क्या है ट्रेन की, उसकी टोटल स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रहे हैं। तो न्यू स्पीड बेटा उसकी हो जाएगी दैट विल बी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली अब उसका डिस्टेंस स्पीड इंक्रीज हुई है तो उसका टाइम चेंज हो जाएगा। तो अगर स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा बेटा? सर कम लगेगा। न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर। अब इस केस में 360 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, इस केस को आप मान लो बेटा T2। ठीक है, दैट विल बी अवर सेकंड कंडीशन। तो अगेन टाइम वही होता है बेटा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 360 और स्पीड हो गई हमारी x प्लस 5। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके बेटा, उसके बाद जो सेकंड चीज उन्होंने आपको बताई हुई है, अब मेरे को एक बात बताओ बेटा कि फर्स्ट केस में मुझे टाइम ज्यादा लगेगा या सेकंड केस में टाइम ज्यादा लगेगा डिस्टेंस कवर करने में? फर्स्ट केस में मुझे टाइम ज्यादा लगेगा और सेकंड केस में मुझे टाइम कम लगेगा। और इन दोनों टाइम्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? 1 आवर। 1 आवर। कि हमें अगर मैं स्पीड इंक्रीज करता हूं तो मेरे टोटल टाइम में से 1 आवर कम हो जाएंगे। टोटल टाइम में से कितने आवर्स कम हो जाएंगे? 1 आवर कम हो जाएंगे। इट मींस अगर मैं T2 में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मुझे पता है कि मेरे फर्स्ट केस में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि मेरी स्पीड कम है, सेकंड केस में मेरा टाइम कम लगेगा क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों केसेस में जो टाइम डिफरेंस आ रहा है दैट विल बी 1 आवर। जो टाइम डिफरेंस आ रहा है बेटा दैट विल बी 1 आवर। तो T1 की वैल्यू है बेटा हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय x माइनस 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, कि हमने पहले टाइम 1 निकाला कि फर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा ट्रेन को डिस्टेंस कवर करने में और सेकंड केस में कितना टाइम लगेगा, और दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 आवर का है। तो मैंने दोनों टाइम्स को माइनस कर दिया तो मेरा जो डिफरेंस आया दैट विल बी 1 आवर। अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वन थिंग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बेटा तो एक चीज का ध्यान रखो कि हमारे पास जो 360 है वो कॉमन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 360 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 माइनस 360x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई होप अब आपको पता होगा कि जब भी आपके पास नहीं आया। क्या कह रहे बेटा? लास्ट वाला स्टेप सर समझ नहीं आया। कौन सा लास्ट वाला?
360x + 5। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहा था ना कि राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, वही चीज हमने की है। ठीक है कि 360 को x + 5 से मल्टीप्लाई किया और 360 को x से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, जो तो बीच में साइन है वो भी लेना हमने। क्या तो जो बीच में माइनस का साइन है वो भी लेना किसी 360 के साथ। वो तो बीच में ही रहेगा ना, वो थोड़ी अपनी जगह छोड़ रहा है, वो तो वहीं पे है जहां पे था। ठीक है बेटा, हमने सिर्फ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे 360 के साथ तो यू विल गेट 360 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आंसर आएगा? नोट भी किया करो, उसमें दिया जो बोलते हैं फिर भी आता है तो ज्यादा For 1,800. ओके Sir, सानिया 1800. क्या बात है बेटा? 1800 1800 ओके 1800 माइनस 360x डिवाइडेड बाय x को x + 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 5x इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अपना माइक ऑफ कर दो बेटा। 360x यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो विच इम्प्लाइज 1800 और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको आप शिफ्ट कर दोगे दूसरी तरफ तो ये 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो दैट विल बी इक्वल टू x² + 5x विच इम्प्लाइज आपकी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x² + 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में 0 चाहिए होता है। तो 1800 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो माइनस 1800 आ जाएगा, तो योर इक्वेशन विल बी x² + 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब आपके पास इक्वेशन बन गई है। आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, तो आपको एक मिडिल टर्म उसके x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो हम जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो वी विल गेट x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो x इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यू लेफ्ट विद x + 45, इन दोनों में -40 कॉमन आ गया, अगेन यू लेफ्ट विद x + 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो x - 40 एंड x + 45 इज इक्वल टू 0। तो या तो x - 40 है वो 0 के इक्वल होगा या फिर x + 45 है वो 0 के इक्वल होगा। तो x के आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी 40 और एक वैल्यू आएगी -45। ठीक है बेटा, तो -45 जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ये वैल्यू आपके पास रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, इज रिजेक्टेड। ठीक है बेटा, रीजन आप सबको पता है, बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी आपके पास ओके स्पीड ऑफ ट्रेन होगी बेटा आपके पास 40 km/h। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था कि आपने सबसे पहले टाइम्स डिस्टेंस और स्पीड को रिलेट करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपने किसको रिलेट करना है? टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को। तो टाइम फर्स्ट केस में हमारा आया था 360/x, सेकेंड केस में आया हमारे पास 360/x + 5। तो सेकेंड केस में मेरी स्पीड ज्यादा थी बेटा, तो स्पीड ज्यादा होने का मतलब है कि हमारा टाइम कम लगेगा। स्पीड ज्यादा होने का मतलब है कि हमारा टाइम कम लगेगा। तो फर्स्ट केस में टाइम ज्यादा लगा और सेकंड केस में टाइम कम लगा, तो मैंने दोनों टाइम्स को डिफरेंस कर दिया, माइनस कर दिया। तो जो मेरा डिफरेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में वो 1 आवर का दिया था, कि उन्होंने कहा था कि अगर आपकी स्पीड इंक्रीज होती है तो आपकी जर्नी 1 आवर पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने जो उसमें दोनों टाइम्स को माइनस करके जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आपको 2-3 बार मैंने बेटा सिखाया हुआ है, स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बट आपने सिंपल
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जो नीचे के डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास डिनोमिनेटर रहेगा उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है। उसके बाद आपके पास दो मेथड्स हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है बेटा, तो जो आपको सही लगता है, जो आप प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो बेटा आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे पढ़ो बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक वाटर टैंक को फिल करने के लिए आपने दो वाटर टैप्स, टैप्स मींस जो आपके घर में नल लगे होते हैं, वो टैप्स आपने ओपन किए हुए हैं। एक टैप जो है वो बड़ा है और एक टैप जो है उसका डायमीटर छोटा है बेटा। ठीक है, तो जो बड़ा डायमीटर, जिस टैप का डायमीटर, जिस नल का डायमीटर बड़ा है, इट विल टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। कि अगर आप दोनों टैप्स टैंक में ओपन करते हो, सपोज ये आपके पास टैंक है बेटा, ठीक है, और इसमें आपके पास दो टैप्स हैं, एक टैप जिसका डायमीटर बड़ा है, ठीक है बेटा, और एक टैप जिसका डायमीटर छोटा है, और दोनों टैप से आपके पास वाटर फिल कर रहे हो, आप टैंक में वाटर फिल कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो दोनों टैप मिलके 9 3/8 आवर्स में इसको फिल कर देंगे। दोनों टैप्स मिलके कितना टाइम लगाएंगे बेटा? 9 3/8 आवर्स। 9 3/8 आवर्स का मींस है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओगे तो दैट विल बी 75/8 कि 8 9 72, 72 + 3 दैट विल बी 75/8 आवर्स। ठीक है बेटा, तो इतने आवर्स में ये दोनों टैप मिलके इसको फिल कर देंगे। ठीक है, वन कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि अगर आप सिर्फ लार्जर टैंक, लार्जर वाटर टैप को ओपन रखोगे और स्मॉलर टैप को बंद कर दोगे, स्मॉलर टैप नहीं है आपके पास, तो जो लार्जर टैप है उसका जो टाइम होगा वो इस टैप से 10 आवर्स कम होगा। इसका जो टाइम होगा वो इससे 10 आवर्स कम होगा। कि अगर स्मॉलर टैप टैंक को 30 आवर्स में फिल करता है, स्मॉलर टैप अगर हमने ओपन किया है और अगर वो टैंक को 30 आवर्स में फिल करता है, तो जो लार्जर टैप है वो उससे 10 आवर्स पहले फिल कर देगा। इट मींस वो 20 आवर्स में फिल कर देगा। अगर लार्जर टैप 40 आवर्स में फिल करता है तो स्मॉलर टैप 30 आवर्स में फिल कर देगा। अगर स्मॉलर टैप 50 आवर्स में फिल कर रहा है टैंक को, तो जो लार्जर टैप होगा वो 40 आवर्स में फिल कर देगा। इट मींस उनका जो टोटल टाइम डिफरेंस है वो 10 आवर्स का है। इस बात को आपने यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि दैट द टाइम डिफरेंस बिटवीन द लार्जर टैप डायमीटर्स एंड द स्मॉलर टैप डायमीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली इज 10 आवर्स। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपके क्वेश्चन में दी गई है कि अगर दोनों इकट्ठे फिल करते हैं तो 9 3/8 आवर्स लगेगा, और अगर दोनों अलग अलग फिल करते हैं तो दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस आएगा वो 10 आवर्स का आएगा। तो दोनों को सेपरेटली कितना टाइम लगेगा फिल करने के लिए, वो चीज आपने फाइंड करनी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्लियर है तो अब हम इसके स्टेटमेंट पे काम करते हैं, क्योंकि हम डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेट the time taken by the larger pipe या smaller pipe, let the time taken by smaller pipe या smaller tap, sorry smaller tap है बेटा, pipe नहीं है, smaller tap to fill the tank, to fill the tank be x hours, कि वो इतने आवर्स में उसको फिल कर देंगे। तो लार्जर टैप जो है वो इससे 10 आवर्स पहले फिल करेगा, तो हम उसका डिस्टेंस लिख लेते हैं, लेट द टाइम taken by
larger tap. That will be equal to x minus 10, क्योंकि वो उससे 10 आवर्स पहले फिल कर देगा, तो x minus 10 आवर्स। ठीक है बेटा, तो अगर वो स्मॉलर टैप x आवर्स में उसको फिल कर रहा है तो 1 आवर में वो कितना वाटर उसमें फिल कर सकता है। ठीक है बेटा, वो चीज भी हम चेक करेंगे कि पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller tap in 1 hour। ठीक है बेटा, तो ये उस तरह का क्वेश्चन है जो आपने 3.6 एक्सरसाइज में किया था कि 2 मेंस एंड 6 वुमेन्स कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 5 days और 7 days, तो उनका अलग अलग कितना टाइम लगेगा काम पूरा करने के लिए। तो उस केस में हमने सबसे पहले ये चीज निकाली थी कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। सेम केस यहाँ पे कि स्मॉलर टैप अगर x आवर्स ले रहा है टैंक को फिल करने के लिए, तो वो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेगा। ठीक है बेटा, तो दैट विल बी 1/x। ठीक है बेटा, कि 1 आवर में वो कितना टैंक फिल करेगा, दैट विल बी 1/x। पार्ट ऑफ द टैंक वो 1 आवर में फिल कर देगा। सिमिलरली लार्जर टैप अगर x minus 10 आवर्स ले रहा है उसे फिल करने के लिए, टैंक को फिल करने के लिए, तो वो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, दैट विल बी 1/x minus 10। ये उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा, जैसे आपने मैन एंड वुमेन्स दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो इतने दिन में खत्म हो रहा है, तो दोनों अलग अलग कितने टाइम में काम खत्म कर पाएंगे, तो उसके लिए हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे ये फाइंड कर रहे हैं कि वो 1 आवर में कितना टैंक फिल कर सकते हैं, तो दैट विल बी 1/x and part of tank filled by the larger tap in 1 hour, part of tank filled by larger tap in 1 hour is equal to 1/x minus 10। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, नो सर। ठीक है बेटा, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो आगे वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों टैंक्स ने मिलके जो टाइम लिया था दैट विल बी 9 3/8 आवर्स। ठीक है, ये टाइम उसने लिया था 9 3/8, जिसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिमूव किया तो दैट विल बी 75/8 आवर्स। ठीक है, तो अगर वो 1 आवर में 1/x फिल कर रहा है तो 75/8 आवर्स में कितना फिल करेगा, दैट विल बी 75 मल्टीप्लाइड बाय 1/x। कि अगर मैं एक दिन में 10 रुपए का काम कर रहा हूं तो 4 दिन में कितने रुपए का काम करूंगा, दैट विल बी 4 into 10 equal to 40। सिमिलरली अगर मैं 1 आवर में 1/x पार्ट फिल कर सकता हूं तो 75/8 आवर्स में कितने पार्ट फिल होंगे, दैट विल बी 75 into 1/x। सिमिलरली सेकंड केस में 75/8 into 1/x minus 10, क्योंकि दोनों टैप हमने इतनी देर के लिए ओपन रखे, दोनों टैप हमने कितने आवर्स के लिए ओपन रखे थे, 75/8 आवर्स, 75/8 आवर्स। तो अगर 1 आवर में हम 1/x पार्ट फिल कर रहे हैं तो 75/8 आवर्स में हम कितना पार्ट फिल करेंगे, तो वो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करके पता लगेगा। ये चीज समझ में आई बेटा दोनों को, सबको? तो 75/8 क्या कह रहे बेटा? 75/8 8 बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों टैंक्स जब इकट्ठे फिल कर रहे थे तो वो 9 3/8 आवर्स ले रहे थे टैंक को फिल करने के लिए। तो 9 3/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा होगा 6th 7th में। नाम सुना है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? ओके बेटा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो रिमाइंडर है हमारा इसको इसके साथ प्लस करेंगे। तो योर आंसर इज 75/8। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो दोनों वाटर टैप्स हैं वो आपने 75/8 आवर्स के लिए ओपन रखे और दोनों टैप्स मिलके उस टैंक को फिल कर रहे हैं। तो दोनों टैप्स जो मिलके हैं वो एक टैंक को फिल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इतने टाइम में वो उस एक टैंक को फिल कर देंगे।
इकट्ठे अगर वो काम करेंगे। तो 75/8 ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। ये हमारी कंडीशन बनेगी, क्योंकि 1/x आवर में अगर वो पार्ट फिल कर रहा है तो 75/8 आवर्स में कितना फिल करेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और दोनों मिलके टैंक फिल कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों को प्लस कर दिया कि दोनों वाटर टैप इकट्ठे काम कर रहे हैं, इकट्ठे ओपन हुए हैं वाटर टैंक में, इसलिए दोनों मिलके टैंक को फिल कर रहे हैं। तो दोनों का जो टाइम आवर होगा दैट विल बी 75/8 इंटू 1/x प्लस 1/x माइनस 10, और टोटल मिलके उन्होंने एक टैंक फिल किया है, तो इसलिए ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 1 के इक्वल हो जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करोगे, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? नो सर। ओके, नो सर। तो 75/8 अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट x माइनस 10, क्योंकि 1 से x माइनस 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया बेटा 75/8 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है बेटा, अब 8 जो यहाँ पे है ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो व्हेन वी शिफ्टेड इट टू राइट हैंड साइड ये वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लेफ्ट विद 75 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे, तो यू विल गेट 75 इंटू 2x हो गया बेटा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x। कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो डिनोमिनेटर आपके पास था इसको आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ताकि आप आसानी से इक्वेशन फ्रेम कर सको। तो दैट विल बी 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है बेटा, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे अब कि सारी टर्म्स एक साइड शिफ्ट कर दोगे ताकि आपको राइट हैंड साइड में 0 मिल सके। तो ये लेफ्ट विद 8x स्क्वायर माइनस 80x, और 150x को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और 750 को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे बेटा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल बी प्लस 750 इज इक्वल टू 0। जो आपके पास इक्वेशन बनेगी बेटा दैट विल बी 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है आइदर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो जो भी मेथड आपको इजी लगेगा बेटा उस मेथड से सॉल्व करोगे। ये आपका होमवर्क है आगे रेस्ट ऑफ द पार्ट, कि आपने अब इसको स्प्लिट करके दोनों वाटर टैप्स का टाइम निकालना है कि दोनों वाटर टैप्स कितने आवर्स में उसको फिल करेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा इसमें? नो इक्वेशन सर। मैंने फ्रेम कर दी है बेटा, इक्वेशन सॉल्व आपने करनी है। इक्वेशन सॉल्व करनी नो सर। और इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, इसलिए नो सर बोल रहा है बेटा। ओके, तो ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे बेटा, ये आपका होमवर्क है। और अब हम चेक करते हैं बेटा 8th क्वेश्चन, सॉरी 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन जो है वो सेम है जो अभी आपने 8th क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसा ही है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको 1 आवर लेस लगता है 132 किलोमीटर ट्रेवल करने में। अगर उसकी जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर इंक्रीज कर दी जाए तो एक केस में उसकी स्पीड x रहेगी और दूसरे केस में उसकी स्पीड x प्लस 11 किलोमीटर रहेगी। ठीक है बेटा, तो दोनों केसेस में टाइम डिफरेंस, टाइम आपने चेक करना है कि फर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा और सेकंड केस में कितना टाइम लगेगा। फिर आपने ये जज करना है कि किस केस में टाइम ज्यादा लगेगा और किस केस में टाइम कम लगेगा। उसके अकॉर्डिंग आपने दोनों टाइम डिफरेंस को माइनस करना है, और दोनों टाइम डिफरेंस का जो आंसर बचेगा बेटा वो बचेगा आपके पास 1 आवर। कि एक्सप्रेस ट्रेन है जो 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है मैसूर से बेंगलोर तक। ठीक है बेटा, एंड इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 11 किलोमीटर इंक्रीज कर दी जाती है। ठीक है बेटा, उसकी स्पीड कितने किलोमीटर इंक्रीज कर रहे हैं? 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या थी?
वो आपने फाइंड करनी है। तो सेम केस, फर्स्ट केस में आप स्पीड लेके चलोगे। सपोज आपने मान लिया कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड x किलोमीटर है, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि उसकी स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा है। तो इस केस में दोनों केसेस में आप टाइम चेक करोगे, t1 कितना आ रहा है और t2 कितना आ रहा है, और उसके बाद दोनों को माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। और उसके बाद आपकी जो इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व करके आपने दोनों ट्रेन की स्पीड को चेक करना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। 10th क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? कि सिंपल है, जैसे आपने 8th क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपने दोनों की स्पीड्स और डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करना है। कोई डाउट? सारे कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को? यस सर। ओके, तो ये भी आपका होमवर्क है बेटा। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर and if the difference of their perimeter is 24 meter, तो find the sides of the two squares। कि दो स्क्वायर्स आपके पास अलग अलग हैं बने हुए, ठीक है बेटा, दो स्क्वायर्स आपके पास बने हुए हैं और इन दोनों स्क्वायर्स का जो एरिया का सम है, एरिया 1 प्लस एरिया 2, दोनों स्क्वायर्स के एरिया का जो सम है वो आपके पास 468 मीटर स्क्वायर है। दोनों स्क्वायर्स के एरिया को प्लस करके 468 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है। और अब जो पेरीमीटर का डिफरेंस है, यानी P1 माइनस P2 का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सबको पता है बेटा क्या होता है? यस सर। क्या होता है बेटा? 4 इंटू साइड। तो हमें दोनों स्क्वायर्स की साइड पता करनी है कि दोनों स्क्वायर्स की साइड क्या होंगी। आपको एरियाज का रिलेशन दिया हुआ है और पेरीमीटर्स का रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों एरियाज को प्लस करके ये आंसर आएगा और दोनों पेरीमीटर्स को माइनस करके ये आंसर आएगा। तो आपने ये चेक करना है कि उनकी साइड्स कितनी है। तो हमें पता है कि जो एरिया होता है दैट विल बी साइड स्क्वायर, ठीक है बेटा, और जो पेरीमीटर होता है दैट विल बी 4 इंटू साइड। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स बी x मीटर एंड y मीटर। Let the side of the square मेरे टाइम ब्लैक मान लायो। let the side of the square of the two squares of the two squares be x मीटर एंड y मीटर। कि दोनों स्क्वायर की साइड्स को आपने x मीटर और y मीटर मान लिया, ठीक है। तो उनके जो पेरीमीटर्स हो जाएंगे, तो पेरीमीटर विल बी will be 4x and 4y रिस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। उनके जो पेरीमीटर्स हो जाएंगे वो 4x एंड 4y हो जाएंगे एंड उनके जो एरियाज हैं एंड एरियाज विल बी साइड स्क्वायर यानी x स्क्वायर एंड y स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। नाउ अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों पेरीमीटर्स को माइनस करके जो आंसर आता है, नाउ दोनों पेरीमीटर्स को माइनस करके जो आंसर आ रहा है बेटा, वो आंसर आपके पास आ रहा है 24। हमने फर्स्ट स्क्वायर के पेरीमीटर में से सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस किया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 24 आ रहा है। तो विच मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि 4 सब में कॉमन है तो मैंने 4 बाहर निकाल दिया बेटा। तो यू लेफ्ट विद x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। आफ्टर दैट यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 6 प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा आपको? 6 प्लस वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। नाउ दूसरी चीज जो आपको दी हुई है, ऑल्सो दोनों स्क्वायर्स को प्लस करके जो आंसर आ रहा है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो आंसर बेटा आपके पास आ रहा है दैट विल बी 468, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन में जो x की वैल्यू है 6 प्लस वाई, वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं पुट फर्स्ट इन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट करो
यू विल गेट एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो बेटा, एक्स की जगह आ गया आपके पास 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। कि हमने पेरीमीटर No, और एरिया को यूज करके इक्वेशंस फ्रेम की हैं, अब हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो विच इम्प्लाइज, हाँ जी बेटा, सर 4x माइनस 4y में 2 4 हैं, तो सर हमने एक ही से कैंसिल हुआ ना वहाँ पे, एक 4 वहाँ पे। अरे बेटा 4 दोनों में कॉमन है ना, कॉमन ले लिए। 4 कॉमन निकाल दिया तो ये लेफ्ट विद x माइनस वाई, और 24 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो एक 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये लेफ्ट विद x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके बेटा, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने यूज की बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो अब आप इसको रीअरेंज कर लोगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया बेटा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, और इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज 2y स्क्वायर प्लस 12y, और 36 में से 468 माइनस किए बेटा आपने, तो ये लेफ्ट विद माइनस 432 दैट विल बी इक्वल टू 0। और अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे बेटा हम, तो ये लेफ्ट विद वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इन सब में 2 कॉमन था बेटा, तो 2 कॉमन बाहर निकाल दिया और उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट विद वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, इसे आप स्प्लिट कर सकते हो मिडिल टर्म से। तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करूंगा बेटा तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मैं इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, बट बिकॉज इट विल बी लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करनी है, तो यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला लिखने का, सही वैल्यूज पुट करने का, और कुछ हद तक उसको सॉल्व करने के मार्क्स मिलते हैं, बट कंडीशन यही है फॉर्मूला सही होना चाहिए, उसके अंदर जो आपने वैल्यूज पुट की हैं वो सही होनी चाहिए। आप फाइनल कैलकुलेशन नहीं कर पाए, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपका मेथड पुटिंग द वैल्यूज और उसको सॉल्व करने का तरीका सही होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब इसमें y कॉमन आ गया, यू लेफ्ट विद y प्लस 18, और इसमें माइनस 12 कॉमन आ गया बेटा, यू लेफ्ट विद y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, which implies y minus 12 ब्रैकेट में y plus 18 is equal to 0, तो which implies y minus 12 is equal to 0 और y plus 18 is equal to 0, तो which implies y की एक वैल्यू होगी बेटा 12 और एक वैल्यू हो जाएगी माइनस 18। माइनस 18 वाली वैल्यू रिजेक्टेड है क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, साइड कांट बी नेगेटिव। ठीक है बेटा, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो y की वैल्यू होगी आपके पास 12, तो विच इंप्लाइज साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर x इज इक्वल टू 12 प्लस 6, क्योंकि y प्लस 6 आंसर आया था आपके पास उसका, तो 12 प्लस 6 हो गया बेटा आपके पास 18 मीटर, और y की वैल्यू आपके पास आई है 12, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? No, sir. नो सर। सिंपल No, क्वेश्चन sir. बेटा। Okay, No, beta. sir. Okay, beta. You can leave the class. Have a great day ahead and stay safe and stay at home, बेटा। बाकी हम कल नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए उन्हें आप जरूर प्रैक्टिस करना। माइट भी कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो परसों तक आपका होमवर्क भी आ जाना चाहिए बेटा। ओके बेटा, यू कैन लीव द क्लास, विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स टुमारो बेटा। ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir.